दोस्तों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आपसे रूबरू हो रहे हैं एक वाचन की श्रृंखला के तहत। इस श्रृंखला के तहत हम आप लोगों से चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जो कि एक अमूल्य पुस्तक जिसने न जाने कितनों को सही राह पर लाए और जीवन जीने का एक वाकई में एक नज़रिया लोगों का बदल डाला। इस श्रृंखला का मुख्य मकसद यह है कि राज्य सरकार द्वारा जो गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा प्रारंभ की गई है, उस प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनज़र आत्मकथा ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी है मोहनदास करमचंद गांधी की। अनुवाद इसका किया है काशीनाथ त्रिवेदी ने हिंदी में। हम जानेंगे कि मूलतः यह पुस्तक गुजराती में लिखी गई थी और उसके उपरांत इसे अंग्रेजी में और फिर हिंदी में और बाद में मराठी में भी अनुवाद किया गया। इसका प्रकाशन नवजीवन प्रकाशन के अंतर्गत किया गया, आप ये देख रहे हैं। इसके उपरांत ये पुस्तक आप देख रहे हैं नवजीवन ट्रस्ट है। इसकी पहली आवृत्ति यानी कि पहला जो प्रकाशन था वो 1900 यानी कि 1957, ये आप देख रहे हैं। हाँ, अब क्लियर है। ये 1957 में पहला पुनः मुद्रण, बाद में और प्रतियां भी आई हैं। नवजीवन ट्रस्ट द्वारा ये पुस्तक रियायती दरों पर प्रकाशित है। ये आपके सामने ये आप प्रकाशक का निवेदन देख रहे हैं, जो कि पुस्तक के प्रारंभ में ही लिखा है कि 30 जनवरी के पुण्य पर्व पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उदात्त जीवन और कार्य पद्धति पर गहरा प्रकाश डालने वाले ग्रंथ सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का हिंदी संस्करण देश की जनता के सामने रखते हुए हमें बड़ा आनंद होता है। सत्य और अहिंसा के आधार पर चलाए गए शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुष के जीवन का, उनके सिद्धांतों और आदर्शों का परिचय पाना भारतीय प्रजा की वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों के लिए कितना आवश्यक है, यह बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व रखने वाले इस ग्रंथ का सस्ता हिंदी संस्करण हमने प्रचार की दृष्टि से निकाला है। इसके पहले हम मूल गुजराती और अंग्रेजी आत्मकथा का सस्ता संस्करण प्रकाशित कर चुके हैं। इस तरह इसका मराठी संस्करण भी तैयार करवा कर कुछ समय में निकालने का हमारा इरादा है। आप ये देख रहे हैं आत्मकथा का मराठी संस्करण 1965 में प्रकाशित हुआ। क्लियर, चलिए आगे। और मूल गुजराती आत्मकथा का हिंदी अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी। ये आपको गौर करना है कि हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा नाम काशीनाथ त्रिवेदी का, जिन्हें साबरमती आश्रम में कुछ समय तक गांधी जी की छाया में रहने का मौका मिला और जो गांधी जी के जीवन काल में वर्षों तक हिंदी नवजीवन तथा हरिजन सेवक, ये दो इनके पब्लिशिंग हाउस थे, नवजीवन और एक हरिजन सेवक के हिंदी संपादन का कार्य कर चुके हैं। अनुवाद को अधिक से अधिक प्रमाणिक बनाने
तथा उसकी भाषा को भरसक, सरल और सुबोध रखने का ध्यान रखा गया है। आशा है कि भारत की जनता अधिक से अधिक संख्या में इस ग्रंथ का लाभ उठाएगी और इसे प्रेरणा पाकर स्वतंत्र भारत की सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। 30 ये तारीख है 30 दिसंबर 57 की। हालांकि हिंदी में ही तारीखें लिखी गई हैं और हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं। तो प्रयास करिए कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसे हम समझें और वास्तविकता से हिंदी मन की भाषा है और आज के समय को देखते हुए ग्लोबलाइजेशन को जो अंग्रेजी है वो तन की भाषा है। इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं ये अनुक्रमणिका है। कुल मिला के आत्मकथा के भाग कितने हैं सवाल बन सकता है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं इसके 5 भाग हैं और बिंदुवार हम सबसे पहले आज प्रारंभ कर रहे हैं। वाचन आत्मकथा पहला भाग, जन्म। सामान्यतः प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ये विदित है, जानकारी है कि गांधी कुटुंब वास्तविक रूप में ये जो गांधी परिवार था ये पंसारी का धंधा करने वाला था। लेकिन जो गांधी जी के दादाजी थे से लेकर पिछली 3 पीढ़ियाँ दीवानगिरी करती थी। दीवानगिरी मतलब कोर्ट कचहरी का कार्य देखती थी। ऐसा मालूम होता है कि उत्तमचंद और अथवा ओता गांधी। यहाँ आप विद्यार्थियों नोट कर लें। प्रश्न बन सकता है महात्मा गांधी के ग्रैंडफादर का क्या नाम था। उनके दादाजी का नाम उत्तमचंद गांधी या उन्हें ओता गांधी के नाम से भी जाना जाता और बाद में उन्होंने पोरबंदर जो उनका जन्म स्थान था उसे छोड़ना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया। और फिर एक किस्सा बताया है कि वहाँ पर जब नवाब साहब के पास गए तो इन्होंने दाहिने हाथ से उनको बाएं हाथ से सलाम किया। तो किसी ने यह पूछा कारण क्या है कि दाहिना हाथ तो इन्होंने पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। तो आगे का जीवन ये जूनागढ़ रियासत के क्षेत्राधिकार में गुजारते हैं इनके दादा। अब चर्चा करते हैं ओता गांधी जो हैं एक के बाद दूसरा या 2 विवाह हुए थे। पहले से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें से जो 5वें थे वो करमचंद अथवा कबा गांधी थे। नोट कर लीजिए। करमचंद आप सभी जानते हैं, वाकिफ़ हैं कि करमचंद महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था। पर पिछले 19 के प्रश्न पत्र में सवाल बना था कि कबा गांधी ऑप्शन में दिया था, यह उनके पिता का ही नाम है। जैसे दादा का नाम उत्तमचंद गांधी और ओता गांधी भी कहते थे, इन्हें कबा गांधी भी कहते हैं। और आखिरी जो थे वो इनके चाचा जी का जिक्र काफ़ी बार आएगा। काफ़ी इनके बैरिस्ट्री बनने, बाहर भेजने में उनका योगदान काफ़ी रहेगा। नाम नोट कर लीजिएगा। जो इनके पिताजी से सबसे छोटे इनके परिवार में थे, जो इनके सबसे छोटे चाचा थे, उनका नाम तुलसीदास गांधी था। दोनों भाइयों में बारी बारी से पोरबंदर की दीवानी का काम किया। कबा मेरे पिताजी पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट में सदस्य थे, बाद में राजकोट में और कुछ समय बाद वांकानेर में दीवान थे। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। राजकोट में थे। कहाँ कहाँ दीवान थे? राजकोट में थे। दादा जो थे वो जूनागढ़ रियासत में थे और पिताजी इनके पोरबंदर छोड़ने के बाद राजकोट और वांकानेर के दीवान थे और लास्ट में इनकी मृत्यु के समय में वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अब बात करेंगे कि कबा गांधी के बाद जो इनके पिताजी थे वह 4 विवाह हुए थे, उनमें से दो कन्याएं थी। अंतिम पत्नी जो थी वो पुतलीबाई थी, और हम जानते हैं कि पुतलीबाई जो है वो इनकी गांधी जी की माता जी का नाम है पुतलीबाई, श्रीमती पुतलीबाई। से एक कन्या और 3 पुत्र थे, और उनमें अंतिम मैं यानी कि महात्मा गांधी। तो बहन एक है इनकी जिनका नाम श्रीमती रैयत बेन का जिक्र आता है। रैयत बेन का आज ही पढ़ा था मैंने। और उसके बाद जो इनका आखिरी विवाह जो इनके पिता का होता है वह 40वें साल में होता है, और इनकी अंतिम पत्नी इनकी जो माताजी थी पुतलीबाई, और जिससे एक कन्या और 3 पुत्र, और सबसे अंतिम महात्मा गांधी। बाकी इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे इनके पिताजी को ज़्यादा धन बटोरने का लालच वगैरह नहीं था, और उन्हें किताबी ज्ञान भी न के बराबर था, पर बाकी सब चीज़ें बड़ी बारीकी से सब कर लिया करते थे। काफ़ी हज़ारों लोगों को काम में लेने में कोई कठिनाई नहीं आती थी। धार्मिक शिक्षा की बात करें तो इनके पिताजी का वो भी कोई ज्ञान नहीं था, और बाकी जो भी ज्ञान मिला था वह आखिरी साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से, जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ प्रारंभ किया। तो ये हमें याद रखना है कि इनके परिवार में गीता पाठ हुआ करता था, और श्लोक ऊंचे स्वरों में पाठ किए जाते थे। मेरे मन में यह छाप रही कि माता साध्वी स्त्री थी। इनकी माता जी जो साध्वी थी, धर्म वगैरह अच्छा जानती थी, और एक ख़ास बात है इनकी माता जी की कि बिना पूजा पाठ के कभी भोजन नहीं करती थी, और हमेशा हवेली, जिसे ब्रैकेट में वैष्णव मंदिर जाती थी। ये अंडरलाइन इसलिए है कि यह भी प्रश्न बन चुका है कि वह पूजा पाठ करने कहाँ जाया करती थी। ऑप्शन में हवेली, जिसको वैष्णव मंदिर कहा जाता है, तो ये वैष्णव धर्म को माना करते थे। और एक व्रत किया करती थी, उसका भी जिक्र मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। चतुर्मास का व्रत बड़ा था कि बिना सूर्य को देखे हुए वह भोजन नहीं करती थी। एक बार चौमासे का यहाँ जिक्र बताया गया है, बारिश के समय का। तो 2-3 ऐसे उपवास मामूली बात थी, और व्रत लिया, और सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। और बालक बाद में जब ये ढूंढते रहते थे कि एक बार दर्शन हुए माँ का भोजन करें। और फिर बात बताते हैं कि ऐसे दिन याद है कि जब सूरज को देखने, और कहते थे माँ सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता, और माँ यह कहती हुई लौट जाती, कोई बात नहीं, आज भोजन भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। तो वास्तविक रूप से एक बड़ा शानदार इनके माता का इनके जीवन पे बड़ा प्रभाव रहता है, जो आगे चलकर हम देखेंगे कि जब ये विदेश जाते हैं तो इनसे 4 वचन भी इनकी माताजी लेती हैं, और किस उधेड़-बुन में, ये किस जद्दोजहद में गांधी जी उन वचनों को निभाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। और यही तो ख़ास बात है इनकी जीवनी में कि वाकई में उस सत्य के साथ इनके प्रयोग रहे, और उन प्रयोगों में ये 100% जीते। और यही तो कारण है कि इन्हें बापू महात्मा कहा जाता है और राष्ट्रपिता है। आगे चलते हैं कि इन माता पिता के घर में, यानी कि जो इनके पिता करमचंद गांधी थे, कबा गांधी, और माता पुतलीबाई के घर में संवत 1925 की भादो की 12 के दिन, अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। अब एक मैंने प्रश्न डाला था कि गांधी जी का जन्म स्थान क्या है। हो सकता है पोरबंदर, सभी वाकिफ़ हैं इस नाम से,
मेरा आप लोगों को गौर ध्यान देने की आप लोगों को आवश्यकता है विद्यार्थियों। जगह सुदामापुरी भी याद करें, ऑप्शन में पोरबंदर के जगह सुदामापुरी लिखा होगा। 2 अक्टूबर सभी को याद है, परंतु हिंदी कैलेंडर के अनुसार, संवत के अनुसार आप देखें, यह तिथि 1925 की भादो में है। आप ये गिनतियाँ जो देखें वो भी मेरे को इतना कम जानकारी थी, हालांकि हिंदी लिटरेचर का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ कक्षा 12 तक। या आप ये देखें, इस पुस्तक में ही आप याद कर सकते हैं। देखिए 1 है, फिर 2 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद आप 4 ऐसे लिखते हैं। या आप ये देखिए 5 इस तरीके से है, 5 और फिर ये 6 और फिर 7 और ये आपके सामने ये 8 और 8 और फिर ये 9 और ये फिर 10। तो इस बारीकी से आप गिनती भी सीख सकते हैं और जो काम आएगी आपको इन तिथियों को पढ़ने में। चलिए, तो ख़ास चीज़ हमने इनके जन्म स्थान और इनकी तिथि को संवत 1925 भादोवर्षी 12 के दिन का जन्म हुआ था। और बड़ी एक ख़ास बात बताई है कि बचपन पोरबंदर में बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था, मुश्किल से थोड़े थोड़े पहाड़े सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षकों को गाली देना सीखा था और कुछ याद नहीं पड़ता। इस पर से अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। ये पंक्तियाँ मुझे यहाँ देनी ही चाहिए। एकड़े एक पापड़ सेक, पापड़ कच्चो डैश मारो फिर डैश। यहाँ पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था और उसे मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरे खाली जगह में छोड़ी हुई गाली रहती थी जिसे भरने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के इसी तरीके के प्रयोग जीवन में आते हैं और किस तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी ये समय से गुजरता है और सही रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। ये सब चीज़ें वाकई हर किसी के जीवन में होते हैं। गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ। पर यही तो ख़ास इस पुस्तक की बात है कि उन्होंने हर अपने जो संगतें उनकी रही उन सब का इन्होंने सच्चाई से जिक्र किया है और किस तरीके से उनको जीता। ये एक सीखने की बात है। बचपन पोरबंदर में पिताजी राजस्थान, ये आपको बताया, राजकोट चले गए थे। पोरबंदर में नहीं था, यहाँ जन्म स्थान जिसे सुदामपुरी भी कहा। ये कोट कहाँ कार्य करते थे? राजकोट, याद रखना। उस समय इनकी उम्र क्या थी उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। 7 साल उनकी उम्र थी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में हुई? वो जगह राजकोट की एक ग्रामशाला जहाँ इनको एडमिशन दिया गया और इस तरीके से इनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। इसके उपरांत किसी भी समय शिक्षकों को धोखा न हो, न तब तक किसको मित्र बनाने का इनको स्मरण है। यानी कि इन्होंने ग्रामशाला जहाँ 7 साल में इनको एडमिशन कराया गया था वहाँ ये हाई स्कूल तक पढ़े और जब हाई स्कूल में पहुँचे थे तो ये 12 वर्ष इनके बीत चुके थे और इनकी उम्र उस समय 17 वर्ष के आसपास, 17-18 वर्ष के आसपास रही होगी, क्योंकि ये बताते हैं उम्र 7 साल और इन्होंने हाई स्कूल पढ़ा और यहाँ 12 वर्ष बीत चुके हैं, तो करीबन 18 क्रॉस कर चुके थे ये। मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा नहीं दिया और किसी को मित्र का स्मरण इन्हें नहीं है। पर एक वाकया यहाँ पर है कि हाई स्कूल में पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय एक घटना उल्लेखित है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स
ये एक आपको ध्यान रखना है। जाइल्स जो थे, इंस्पेक्टर का नाम है, जो चेक करने आए थे, और एक शब्द इनको दिए थे, 5 शब्द दिए थे लिखने के, डिक्टेशन था इनका, और वो शब्द क्या था जो इन्होंने गलत लिखा था, और मास्टर साहब के कहने के बावजूद भी उन्होंने इसको सही नहीं किया। ये कैटल शब्द है, ये याद रखिएगा आप। बूट की नोक मारकर मैं सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने वाला था, मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मेरे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने माना कि शिक्षक को यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी इसमें देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी के बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन में उन्हें समझाने को असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी ना सीख सका। तो ये एक आदत बहुत अच्छी है कि देखो, जो आप अपनी मेहनत से करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी की देखकर कोई कार्य को करना। तो ये एक चीज़ खास, एक गुण हमें यहाँ सीखने को विद्यार्थियों मिल रहा है। एक चीज़ है बड़ों की आज्ञा का पालन करना। ये भी गुण इनके जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। शिक्षकों को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, और जब जो काम मिलता था इन्हें स्कूल से, तो उस समय खासे मित्र इनके नहीं थे, और इसलिए ये पुस्तकों को अपना मित्र बनाते थे, और जो काम इन्हें दिया जाता था उसे करते थे ये। और एक ख़ास चीज़ है कि इनके पिताजी ने एक पुस्तक इन्हें खरीद कर ला कर दी थी। पूछा जा सकता है सवाल, वो पिताजी के द्वारा दी गई पहली पुस्तक क्या थी? वह स्वर्ण पितृभक्ति नाटक, यानी कि श्रवण कुमार जो थे, सुना होगा आपने नाम, भगवान श्री रामायण में इनका जिक्र आता है दशरथ के समय। तो श्रवण पितृभक्ति नाटक था। मेरी इच्छा है उसे पढ़ने की हुई, और मैं बड़े चाव से उसे पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे के में चित्र दिखाने वाले भी आते थे, जिसे कैलिडोस्कोप कहा जाता है साइंस की भाषा में, और उसमें दृश्य देखा, वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा कर ले जाता है। दोनों ही चीज़ों को मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, और मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण अपने माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। तो ये सब एक ख़ास चीज़ें थी जिन्होंने इनके जीवन पे बड़ा अमिट छाप छोड़ी। और एक चीज़ खास बात है कि क्या बजाना सीख गए थे, बाजा बजाना जान गए थे ललित चंद को, और बाजा बजाने का इन्हें शौक़ था। तो ये सवाल भी आ सकता है, क्या चीज़ का शौक़ था इन्होंने? बाजा बजाने का शौक़ था। इन्हें एक नाटक कंपनी आई थी, और वो नाटक हरिश्चंद्र का आख्यान था, और हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनने का गुण भी इन्हें एक इनके जीवन में, इन्होंने उसको आगे तक जिया। और ये दो जो चीज़ें थी मेरे विचार में, हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढूं तो मेरी आंखों में आंसू बह निकलेंगे, ऐसा गांधी जी मानते हैं। इसके उपरांत जिक्र आता है इनके बाल विवाह का। उस समय इनकी उम्र 13 ही की उम्र में मेरा विवाह हुआ, और आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद है। मैं देखता हूं कि अपने विवाह का स्मरण करता हूं तो मुझे अपने ऊपर दया आती है, और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझनी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये बाल विवाह के कटु विरोधी थे, और कभी पैरवी नहीं करते कि इस तरीके की घटना और बालकों के साथ भी हो, क्योंकि विवाह और उसके साथ बाद में उल्लेख भी मिलता है कि विद्या अर्जन करना, ये दोनों कार्य साथ साथ होना, बड़ा इसमें जटिलताएं आती हैं। तो पाठक यह न समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं है। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला तकरार सगाई होता है। तो इनकी सगाई जो है वो टूट सकती है। सगाई इनकी टूटी, इनकी उल्लेख मिलता है कि ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद मर गई, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई थी।
लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, इसकी एक विधि होती है, और जो मैं लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण बताया सगाई के बारे में, क्योंकि उम्र उस समय 7 साल की थी तो इतना जानकारी नहीं थी। तो 3 सगाइयों का जिक्र मिलता है और तीसरे सगाई जो इनकी विवाह हुआ है। तो विवाह के बारे में बताते हैं कि और भी भाई थे और परिवार बड़ा था, तो खर्च को कम होने के लिए इन्होंने ब्याह था, वो शादी थी, वो सभी की साथ साथ की। पिताजी और काका जी बूढ़े थे, अब हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय लिया गया, और इस तरीके से ये सारा कार्यक्रम हुआ। तो इस पैराग्राफ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। नीचे हम दोनों भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया, क्योंकि राजकोट में ही हाई स्कूल हुआ, इनका पढ़ाई वढ़ाई हुई। घर इनका पोरबंदर है, तो विवाह की रस्में कहाँ होंगी? पोरबंदर में होंगी। तो हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई, और इस मनोरंजन होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। इसके उपरांत ये है कि पिताजी जब वहाँ से आए, ये भी एक ख़ास जिक्र है कि राजकोट से जब पोरबंदर 60 कोस की दूरी बताई गई है। तो सवाल आ सकता है कि राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी कितनी? तो भाई 60 कोस दूरी है। 1 कोस 3 मील के बराबर होता है, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर होता है आज के हिसाब से। तो बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता, और पिताजी तो इस तरीके पहुँचे, और आखिर में उनकी ये चोट भी लगी, उनका नुकसान भी हुआ, पर वो पहुँच गए। हालांकि काफ़ी दुख था, सारी चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, जिसे आप पढ़ ले सकते हैं, ये पढ़ लेंगे यहाँ पर। और यहाँ ये बताते हैं कि जो कस्तूरबा थी, हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, यानी कि 13 वर्ष की उम्र का जिक्र है यहाँ पर, ना कोई 13.5, सिर्फ 13। पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया था। यानी कि कहने का मतलब है जो जैसा कि सामान्य होता है, ये सारी बातें हैं। इसके बाद पतित्व का कुछ जिक्र यहाँ पर बताया है कि पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालन पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई, सत्य का शोक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। तो ये कुछ सद्गुण बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए उन्होंने कुछ इनके और कस्तूरबा के बीच में जो बातचीत होती है उसका इन्होंने जिक्र किया है। पर एक ख़ास चीज़ की दलील ये देते हैं कि कस्तूरबा बाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। यानी कि कस्तूरबा जो थी, काफ़ी समय इन्होंने इनके साथ गुजरा, करीबन 62 साल तक ये साथ रहे। और हालांकि कस्तूरबा जी की मृत्यु काफ़ी पूर्व हो गई थी, इनकी मृत्यु से पहले। मुझे जितना याद पड़ता है, पुणे में जब कॉमनल अवार्ड की बात करते हैं, पूना समझौता होता है, सन 1932 की बात है, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पुणे में वहीं उनका अंतिम जो भी किया गया संस्कार, और ये बातें आगे और करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ख़ास बात है, जैसे कि वो अपने मन में, उनके पाप नहीं था कस्तूरबा, वे देव दर्शन के लिए जाने या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करें। अगर मैं उन पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर क्यों ना डाले, यह तो अब समझ में आ गया। उस समय तो मुझे अपना पक्ष सिद्ध करना था। तो ये सारी इन्होंने बात बताया। लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे इस ग्रह जीवन में कभी भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी, और मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी ये भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे, मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े, और हम एक दूसरे के में ओतप्रोत रहे। हालांकि यहाँ शिक्षा के बारे में बताते हैं कि कस्तूरबा वह निरक्षर थी और स्वभाव में सीधी और स्वतंत्र, मेहनती और कम बोलने वाली थी। हालांकि बाद में यहाँ जिक्र आता है कि वह निरक्षर तो थी, परंतु बाकी तो ये थोड़ा
ऑर्थोडॉक्स बताया कि काठियावाड़ में घूंघट निकालना एक जंगली रिवाज था। और आखिर में ये कहते हैं कि आज तक कस्तूरबा बाई की स्थिति मुश्किल से पत्र लिखने और साधारण गुजराती समझने सकती थी। तो वो एक पत्र लिख सकती थी और कौन सी भाषा वह सीख गई थी, गुजराती भाषा समझ सकती थी, ये खास बात है। और पत्र पढ़ लेती थी, ये चीज़ है। तो 18 साल की उम्र में विलायत गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 19 नहीं है, कई पुस्तकों में 19 लिखा है, जिक्र है 18 वर्ष की उम्र में विलायत गया, जिसे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर भी हम करीब 6 माह के साथ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच आता जाता था, और इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। हाई स्कूल का बताते हैं, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अपन देखते हैं। हाई स्कूल में ब्याह के समय मैं हाई स्कूल पढ़ता था और हम 3 भाइयों में से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब इन्होंने ये भी बताया कि देखो, विवाह अगर विद्या के अर्जन के समय ही हो तो नुकसान तो उठाना पड़ता है। हम 2 भाइयों का 1 वर्ष बेकार हो गया इस विवाह के चक्कर में, इनका जिक्र किया है इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि कितने ही नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्या अभ्यास और विवाह दोनों एक साथ हों तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा पा सका था। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करें विद्यार्थियों की, दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले। दूसरी कक्षा के बाद 5वीं और 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रतिमास 4। तो ये सवाल आ चुका है कि गांधी जी को छात्रवृत्ति की रकम पहली कितनी मिली थी? 4 रुपये प्रति मास, और 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिली थी, पहली 4 फिर 10 रुपये की। और यहाँ इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियाँ उन विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सौराठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। और 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सौराठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे? यानी कि जो काठियावाड़ वगैरह, उसको सौराठ प्रदेश कहते थे। तो उस प्रदेश से जो बच्चा पढ़ने जाता था उसको प्रतिमास 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति, 4 से 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े, अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने जो वह मेरे असहाय हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। तो याद रखिए, दंड कब मिला था उन्हें, ये पहली या दूसरी कक्षा का जिक्र कर रहे हैं। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय ये आप नोट कर लीजिए, दोराबजी एलन जी गीमा हेडमास्टर थे इनके। और उस समय एक दौर चला था कि कसरत क्रिकेट अनिवार्य है।